बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आज से आपकी क्लासेस रिकंडक्ट हो रही हैं और आज से आप अपनी हर क्लास को प्रॉपरली अपने चैनल पर देख सकते हैं। तो क्लासेस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मुझे आज आपसे दो बातें करनी हैं। पहली तो ये कि मुझे आपको थैंक यू बोलना है कि आज आपने मेरे 200 प्लस सब्सक्राइबर्स को पहुंचा दिया। और दूसरा, मुझे आपसे सॉरी बोलना है जो आपको 3-4 दिन प्रॉपरली वीडियो नहीं मिल पाई। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डाल करके आपसे कनेक्ट रही, लेकिन आपको आपकी कोई सिलेबस से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं मिल पाई। और इसकी बड़ी वजह थी लॉकडाउन का होना। आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी सामान नहीं मिल पा रहा है। आज मैंने कैसे भी करके एक माइक को अरेंज कर लिया है और ये आपके माइक की डेमो क्लास है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका माइक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। और बाकी जैसा कि हम आपको एक क्लास ले चुके थे, पहली आपकी क्लास मैट्रिक्स की हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करा दिया था। उसके पहले क्लास सिलेबस के इंट्रोडक्शन की पढ़ चुकी थी और मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस तो दूसरे चैप्टर से शुरू होता है, संबंध एवं फलन नाम के एक चैप्टर से शुरू होता है, लेकिन जिसमें आपको रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ने होते हैं। लेकिन मैं आपकी क्लास को थर्ड चैप्टर से यानी मैट्रिक्स से शुरू करूंगी और उसके बाद डिटर्मिनेंट को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको वहां पर ये समझा दिया था कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और उसके बाद में हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि जो हमारा अवकलन और समाकलन होता है, ये सब काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। और आपको ये भी पता चला होगा कि एक एक करके देश के बड़े बड़े बोर्ड्स ने, CBSE, ICSE, CISE, सभी ने अपने एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है। तो बहुत ये संभावना बन रही है कि यूपी बोर्ड भी अपने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे और कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी कर दिया है। और यही सही भी है, क्योंकि यूपी बोर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। 60 लाख से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हर साल पेपर देते हैं। तो इतने बड़े रिस्क को लेना, और वो भी बच्चों के लिहाज से, तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अगर सरकारें ऐसा डिसीजन लेती हैं तो ये सचमुच में पूरी तरह से सराहनीय कदम होगा। तो अब हम अपनी क्लासेस को रिज्यूम करते हैं और आइए देखते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। जैसा कि मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करा दिया था। अब क्योंकि क्लास 3-4 दिन पहले पढ़ी थी तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ मैट्रिक्स का। वैसे ऑनलाइन क्लासेस की एक सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप किसी भी क्लास को किसी भी समय देख सकते हैं, चाहे आप दिन में देखें, रात में देखें, किसी भी समय देखें, अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। आप चाहें तो प्रॉपर साथ में नोट्स बनाएं, चाहे उस वीडियो को रोक रोक करके बनाएं। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हर वीडियो को, क्योंकि मैं आपको इसीलिए अभी बहुत बड़ा वीडियो नहीं दे रही हूँ, तो आप हर वीडियो को क्या करें, पहले अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से पढ़ें, समझें। उसके बाद में उस वीडियो को थोड़े गैप के बाद में फिर से एक बार चलाएं और फिर से चला करके आप अपने प्रॉपर नोट्स को तैयार कर लें। अगर आप साथ में चैप्टर को समझते जाएंगे और साथ में ही नोट्स अपने बनाएंगे तो उसमें आपको समझने में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो इसलिए आप हर वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें और बाकी जब आपको रिवीजन करना हो तब भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिया था कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ऐसे बड़े ब्रैकेट्स में लिखा जाने वाला संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है। इसमें कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ डिजिट्स आती हैं, या कुछ आप ABCD जैसे, जिनको आप बीज कहते हैं, जिनको आप अलजेब्रा में यूज़ करते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आपके अवयव कहलाते हैं। अवयव का मतलब एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट से बनी हुई एक व्यवस्था होती है, एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आपने मैथ्स में अभी बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन जब आप इनसे बड़े क्लासेस में पहुंचेंगे, जब आप 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन में और फिर PG में पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप अभी तक जो सीख रहे थे वो मैथमेटिक्स का केवल जोड़, घटा, गुणा और भाग है। अभी जो समाकलन, अवकलन आपको बहुत बड़े लगते हैं वो वास्तव में कैलकुलेशन को छोटा करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपकी कैलकुलेशन को कम करने का तरीका, और इसका मेन यूज बिजनेस में होता है। ठीक है, उसके अलावा एल्गोरिदम, कंप्यूटर एल्गोरिदम में और इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है।
अब मैंने आपको बता दिया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मैंने आपको पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ये सब मैंने आपको क्लासेस 2-3 आप पीछे जाइएगा वीडियोस में, आपको मैट्रिक्स फर्स्ट लेक्चर के नाम से वो वीडियो मिल जाएगी, और ये आपका सेकेंड लेक्चर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीफ हम वो देख लेते हैं कि हमारे मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो पहले एक और चीज, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आव्यूह की कोटि जिसे कहते हैं। तो कोटि का मतलब होता है, मैंने आपको उसमें बताया है कि जब भी आप कोई आव्यूह लिखते हैं या देखते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, ये आव्यूह दो तरह से सेट होता है। एक तो इसमें पंक्ति होती है और दूसरा इसमें स्तंभ होते हैं। स्तंभ आप जानते हैं कि हिंदी में स्तंभ का मतलब होता है खंबे, यानी कि एक खड़ी संरचना। तो जो भी एलिमेंट्स ऐसे लंबाई में सेट होते हैं, यानी जो ये ऐसे सेट होते हैं, इनको कहते हैं कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। और इसके अलावा जो ये ऐसे हॉरिजेंटल जो वे होता है, ये होती है रो। तो इसको R1 और हम R2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, तो हम स्पेलिंग गलत होगी, मैट्रिक्स MA होता है। तो हमें अपने इस आव्यूह का जो ऑर्डर बताना होगा, इसमें हम कॉलम्स की संख्या को आगे लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और पीछे रो का नंबर लिख देंगे। यानी ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये 3x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना अगर आपको पड़े तो आप बताएंगे कि 3x2 का मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमें अपने मैट्रिक्स के टाइप्स को एक बार जल्दी से देख लेना है। तो आपके मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, एक होता है आपका रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह जिसे आप कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कॉलम कई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला आपका एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया ABC। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कितने कॉलम हैं, तो आप जिनका बता सकते हैं C1, C2, C3, 3 कॉलम्स आपके हो गए। लेकिन अगर आपसे रो पूछी जाए, तो यहाँ पर केवल एक ही रो है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या केवल एक हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा आव्यूह आता है स्तंभ आव्यूह। जैसे मैं ऐसे ABC सेट कर दूं। अब इसमें आप जब पंक्ति की संख्या गिनेंगे तो रोज कितनी आएंगी, रो 1, रो 2, रो 3, लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है। एक ऐसा आव्यूह या आव्यूह की ऐसी संरचना जिसमें केवल एक कॉलम हो और एक से ज्यादा पंक्तियां हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह या फिर कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा आपके पास एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या इक्वल होती है। यानी यहाँ पर 3 रो है तो 3 ही कॉलम है, जो 3x3 का हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 3x3 का हो, ये 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रोज का जो नंबर है वो कॉलम्स के नंबर से मैच करना चाहिए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये मैट्रिक्स आपका कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब आप जानते हैं, जिस चीज की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो इसमें क्या है, रोज और कॉलम्स के नंबर बराबर है। अब इसके अलावा आपका एक आता है स्केलर। स्केलर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है, ऐसा आव्यूह, एक सेकेंड, अदिश के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जब भी आपने कभी बचपन में वर्ग या फिर आयत पढ़ा होगा, तो ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनमें एक ऐसी तिरछी लाइन भी खींची जा सकती है। इसी तिरछी लाइन को डायगोनल बोला जाता है, यानी विकर्ण बोला जाता है। तो जब भी किसी आव्यूह में विकर्णता एलिमेंट्स को सेट किया गया हो, यानी 1, 2, 3 और इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हों, तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब जरूरी नहीं कि एलिमेंट्स बराबर ही हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं आप। आव्यूह में माइनस में भी एलिमेंट्स को
रख सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो सकता है इनमें यहाँ पे माइनस लगा हो सकता है यहाँ पे डी प्लस में एच माइनस में हो। तो इस तरीके से जब भी किसी अवयव में विकर्ण में ही केवल एलिमेंट आते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो क्या होता है वो विकर्ण अवयव। अभी दूसरी तरह से भी हो सकता है 1 2 3 ऐसे हो सकता है और आगे पीछे इधर जीरो लगे हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम समझ सकते हैं अपना अदिश अवयव, क्योंकि अदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव होता है यानी कि इसमें रोज की और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है और उसके साथ साथ में जो ये एक विकर्ण अवयव भी होता है क्योंकि इसमें बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, केवल विकर्ण ही जो होता है उसमें एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जीरो के अलावा यानी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं। तो नॉन जीरो में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर 3 रख दूं तो मुझे हर जगह पर 3 रखना है। अदिश अवयव एक ऐसा अवयव है जो एक वर्ग अवयव होता है, उसके साथ वो एक विकर्ण अवयव होता है और उसके साथ साथ उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो विकर्ण में बराबर होते हैं और बाकी सारे जीरो होते हैं। अब इसके बाद में आपका एक अवयव बचा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी हिंदी में इसे हम बोलते हैं तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब होता है अपने ही बराबर, यानी एक ऐसा अवयव जो सेम टू सेम अदिश अवयव जैसा होता है, बस इसमें इसकी जगह पर क्या होगा, हर जगह पर 1 होगा। यानी अगर कोई ऐसा अवयव हो जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट्स को सेट किया गया हो और वो एलिमेंट क्या हो, केवल 1 हो और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें केवल 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक और 0, और एक को हमेशा डायगोनल में सेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद लास्ट हमारा आता है सबसे इजी शून्य अवयव। एक ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो यानी 0 हो, उसे हम कहते हैं शून्य अवयव। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने ये सब आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। तो ये मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ, मैं ये मान करके आपको पढ़ा रही हूँ कि मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको पिछली वीडियो को रिवाइज करके ही आना है। अब उसके बाद में आगे हम शुरू करते हैं। आगे हमें देखना है कि अब जब हम मैट्रिक्स के प्रकार जान जाते हैं और ये जान जाते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो उसके आगे हमको क्या सीखना होता है, आइए देखते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको पीछे के वीडियोस में बताया कि मैं आपको हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती चलूँगी। और अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम है, केवल हिंदी और इंग्लिश का ही फ़र्क है। तो ये क्लासेस यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। अब इसके बाद में क्योंकि मैंने आपकी एनसीईआरटी को ही आधार बनाया है आपकी पढ़ाई का, तो अब इसके आगे हमें देखना है हाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें 2 अवयव दिए हुए हैं तो कब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, ठीक है। यही जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं अवयवों की समानता। यानी अगर हमें 2 अवयवों की तुलना करने को दे दिया जाए, जैसे हमें 2 नंबर्स की तुलना करने को बचपन से दिया गया है, जब हम नर्सरी केजी पढ़ के फर्स्ट क्लास में पहुंचते थे तभी हमें बताया जाता था कि 5 और 7 में कौन सा बड़ा होगा, तो हम बताते थे कि जिधर मगरमच्छ का मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, तो 7 बड़ा होगा 5 छोटा होगा। फिर इससे थोड़ा और अपग्रेड हुए तो हमें मतलब टीचर ने थोड़ा और अपग्रेडेशन किया और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो ये मार खाएगा नहीं क्योंकि इसने बता दिया, तो लाओ कुछ नया जोड़ते हैं, तो अब इसमें उन्होंने ये लगा दिया। अब हम गलती से इधर मगरमच्छ का मुंह खोल देते थे तो हमारी पिटाई लग जाती थी। तो हमें बताया गया कि माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस से छोटा होता है, तो इसलिए माइनस में चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हुई हो प्लस वाले से हमेशा छोटी रहेगी। तो अब इसी तरह अगर हमें 2 अवयव लिख के दे दिए जाए, यानी जैसे मैंने इधर एक अवयव लिख दिया ए बी सी डी और इधर एक अवयव लिख दिया 1 2 3 4 और ये कहा गया कि बताओ ये अवयव बराबर हैं या नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये अवयव बराबर हैं या नहीं। इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है
कि इन दोनों अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, तभी हम इन दोनों की समानता कर सकते हैं। और ये बात सही है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगर आप एक ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे की का कंपैरिजन एक नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से करें तो नहीं कर सकते। आप हमेशा कंपैरिजन किन दो लोगों के बीच में करते हैं, जो दोनों बराबर होते हैं। तो उसी तरीके हमें क्या करना है, पहले तो इनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने बताया, पहले आप रोज को काउंट करेंगे 1 2, और फिर कॉलम्स को काउंट करेंगे 1 2, और मैंने पहले कॉलम्स को लिख लिया 2 और फिर रोज को लिख लिया 2, तो यानी ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अब अगले वाले पे चलेंगे, देखेंगे कॉलम्स का नंबर 1 2 और रोज का नंबर 1 2, यानी ये भी 2 × 2 का और ये भी 2 × 2 का, दोनों एक ही जैसे मैट्रिक्स हैं। अब हम इनके बीच में तुलना कर सकते हैं। अब तुलना करने के लिए हमको एक कंडीशन चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही जनरेट कर दिया था, आपको क्वेश्चन थोड़े वैसे मिलेंगे जिनमें आपको कुछ सॉल्व करना हो। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका हर एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है संगत, संगत का मतलब है दोनों एक ही जगह पर हो, एक ही स्थान पर हो। यानी हमें दो क्लासेस के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों क्लासेस को सेम कैसे कह सकते हैं, इस क्लास में जिस तरफ बोर्ड लगा हो उस क्लास में भी उसी तरफ बोर्ड लगा हो, इस क्लास में जिस तरफ लड़कियां बैठती हैं उस क्लास में भी उसी तरफ लड़कियां बैठी हो, यानी जब हर चीज बराबर हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो हमारे जो पहला मैट्रिक्स है इसका सबसे पहला और सबसे ऊपर का एलिमेंट क्या है, ए, और इधर अगर इस वाले में है तो इसका सबसे पहला और सबसे आगे का एलिमेंट है 1। तो जब एक जो ये 1 है ये इस ए के बराबर होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बी की प्लेस है और इधर उसी प्लेस पे 2 है, यहाँ पर ए के पीछे बी है, यहाँ पर 1 के पीछे 2 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। उसी तरह यहाँ पर नीचे सी है और यहाँ पर 1 के नीचे 3 है, तो सी 3 के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह डी को और 4 को बराबर होना चाहिए। और अगर ये चारों कंडीशन फॉलो हो गए, यानी चारों कंडीशन क्या, कंडीशन 2 है, पहला आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, दूसरा आपका हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी हर अवयव अपने संगत अवयव से मेल खाता हो, यानी उसके एग्जैक्टली बराबर हो, तब हम क्या कह सकते हैं, अपने अवयव को, गर्मी बहुत ज्यादा है पंखा भी नहीं चल सकता, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अपने इस अवयव को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अवयव बिल्कुल इक्वल है और हम अवयवों की समानता लिख सकते हैं। तब हम इसे बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों अवयव बराबर हैं, और अगर ये बराबर नहीं है तो हम इनके बीच में कट लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको मैंने बेस्ट तरीका बताया है कि पहले वीडियो को जल्दी जल्दी चला करके देखिए, आराम से उसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद में इस वीडियो को एक बार और से चला करके फिर से देखिए। जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस आप स्कूल में कोचिंग में करते हैं तो आप कम से कम 40-45 मिनट क्लास करते हैं, ये आपको 20-25 मिनट की वीडियो मिलेगी, तो आप आराम से इसे अच्छे से पहले पढ़ सकते हैं और उसके बाद में एक बार रिवाइज कर सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद में अवयवों की समानता के बाद में आपको जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो डायरेक्ट आपकी प्रश्नावली है, यानी कि डायरेक्ट आपका आगे आपका जहाँ से आपको पता करना है कि आपने जो सीखा वो कितना कारगर है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। और फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए वो तो लाइव क्लासेस तो तभी शुरू हो सकती हैं जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पूरा कर दें। तो ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड कि जल्दी जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर दीजिए, फिर मैं पूरी तरीके से आपके सामने लाइव आने की कोशिश करूँगी। तब तक आपके और मेरे बीच का इंटरेक्शन एक ही तरह से हो सकता है, कमेंट से, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी आपको लगेगा ये 20 मिनट वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर 8 बजे से खड़ी हूँ और अभी 10 बज रहा है, मतलब रात के 10 बजे हैं और मैं 8 बजे से सेटअप में लगी हुई थी। बहुत सारी मतलब लाइटें लगानी पड़ी, फिर इधर से रिफ्लेक्शन उधर से रिफ्लेक्शन, सबको रोकना, माइक सेट करना,
तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम लोग कोई यूट्यूबर तो है नहीं, टीचर हैं, तो हम लोगों को इतना ये सब तो पता नहीं होता है। आइए देखते हैं कि आपको क्या करना है। मतलब प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है। क्वेश्चन पहला है आव्यूह ए। एक आव्यूह दिया है, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया है और उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं और उनके लिए आपको कुछ 3 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए हैं जिन्हें ज्ञात करना है। तो पहले हम अपने आव्यूह को लिख लेते हैं। ये हमारी प्रश्नावली है, यानी एक्सरसाइज 3.1 और इसका पहला क्वेश्चन है। एक आव्यूह आपको दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 235 √2 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ये आपका आव्यूह है। अब इसमें आपको 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। आप अपनी बुक से मिला सकते हैं, जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक्स हो क्लास 12th की, ये वही बुक है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन जो है, फर्स्ट आपको आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करना है। तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का काम है। आप आराम से अपने मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स का नंबर गिन सकते हैं और आराम से आव्यूह की कोटि बता सकते हैं। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मैं कल इसका आंसर बता दूंगी, मैं चेक कर लूंगी कि आपका आंसर क्या आया है। और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज को हम आगे करेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया है और उसके बाद में थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ली हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोगों को ज्ञात करना है अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको करना है। तो इसको आपको सिंपली काउंट करना है। एक तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके आप बच्चों की तरह गिन सकते हैं। दूसरा तरीका है सिंपली आप अपने कॉलम्स को गिनिए, कितने कॉलम हैं, उसके बाद अपनी रोज को गिनिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी आपको आंसर निकालना होगा, क्योंकि अगर मैं अभी यह सॉल्व करूंगी तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने कॉलम्स के नंबर को काउंट करके लिखना है, मल्टीप्लाई लगा करके आपको अपने रोज के नंबर को काउंट करके लिखना है और जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा उस दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। वही हमारे अवयवों की संख्या होती है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पर हमें निकालना है, कुछ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं सिंबल में, जैसे कि A13, A21, A33, A24 एंड A23। हमें बताना है कि इन नंबर पर कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल A से प्रेजेंट किया जाता है, यानी A इज इक्वल्स टू इसको रखा जाता है, और जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको स्मॉल a से प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो सफिक्स या प्रीफिक्स लगे होते हैं, 1 3 सफिक्स लगे होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम के किस नंबर पर ये सेट है। यानी जैसे हमको यहाँ पर A13 निकालना है, तो इसमें हमको उस नंबर के अवयव का पता बताना है जो रोज में रोज में पहले नंबर और कॉलम में थर्ड नंबर पर आता हो। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे कि A13 कौन सा है, यानी ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4 है। तो अगर मुझे ये 1 3 निकालना है, तो रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 3 वाला जो भी एलिमेंट है वही इसका आंसर होगा।
उसके बाद अगर मुझे 821 निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रो का नंबर है, 1 कॉलम का नंबर है, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 35। उसके बाद 833 इसका मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो में थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर है -5। उसके बाद में 824 का मतलब हुआ रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4, यानी रो नंबर 2 के सीध में जाएंगे और जब कॉलम नंबर 4 के सामने पहुंच जाएंगे तो ये हमारा एलिमेंट होगा जो है 12। 823 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सामने कौन सा एलिमेंट है 5/2, और यही आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड ने कोई भी कैंसिलेशन का वो नहीं दिया है। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो कोई वो नहीं है, पर जो 11th से 12th में प्रमोट होकर के गए हैं उनको तो पढ़ना ही है, तो उन्हें चाहिए कि अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि कब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। तो आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और यूपी बोर्ड वालों को ज़रूर से ज़रूर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि 95% लोग कह रहे हैं चांसेस हैं चांसेस, सही बात है। मई में आपके पहले से ही रिकॉर्ड्स को ले लिया गया है, अगर प्रमोट करना होता है तो उसमें भी आसानी होगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ओके, थैंक यू।